चलो बेटा अब आगे का समझना टॉपिक क्या, देखो इधर बातें नहीं, देखो हमें क्या पढ़ना है आगे मैं बता दूं आपको, हमें एक टॉपिक पढ़ना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अंदर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें जब समझ में आएगा जब हम इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझ जाएं, एरिया वेक्टर, ठीक है। तो एरिया एज अ वेक्टर अपन को ट्रीट करना है ना। जैसे अपन ने वेक्टर के अंदर पढ़ा था 11th क्लास में, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत तो मैं फिर रिवाइज करा दूं। अगर हम किसी पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड आपको मैं दे दूं ए और बी, और आपको इसका एरिया पूछूं तो आप इसका एरिया कैसे निकालते थे, ए क्रॉस बी, याद आया क्या? है ना बेटा, डेफिनेटली हम क्या करते थे, क्रॉस प्रोडक्ट करते थे। तो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आता है, वापस से एक वेक्टर, हाँ या ना, है ना बेटा। तो जब ए क्रॉस बी जब मैं करूँगा तो मुझे एरिया मिलेगा, और ए क्रॉस बी करने से वापस कौन सी क्वांटिटी आ जाती है, वेक्टर। अच्छा अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो तो हम निकाल सकते हैं, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल लगा सकते हैं, एन कैप वाला, ठीक है। क्या बात समझ में है क्या? अच्छा अगर मैं बी क्रॉस से करता तो बी ए साइन थीटा, ये तो मैग्नीट्यूड आ जाता, और एन कैप ये डायरेक्शन आ जाती। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए हम जानते हैं क्या होते हैं, दोनों अपोजिट होते हैं। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे ये दो वेक्टर है अपने पास, ये ए और ये बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी अलग आएगा और बी क्रॉस ए अलग आएगा। ए क्रॉस बी के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, तो ये ए ये बी, तो अगर मैं ऐसे चलूँगा ए से बी की तरफ तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी इधर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और अगर बी क्रॉस से करूँगा राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग तो ये डायरेक्शन किधर आएगी, ये इधर आएगी। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा मैग्नीट्यूड दोनों कंडीशन में क्या आएगा, सेम है ना। तो ए क्रॉस बी अगर करूँ राइट हैंड रूल से तो डायरेक्शन इधर आएगी, और बी क्रॉस से करूँगा तो डायरेक्शन इधर आएगी, ठीक है। आई क्रॉस जे करूँगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, के, और जे क्रॉस आई करूँगा तो डायरेक्शन क्या आएगी, माइनस के। ये हमें वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट थोड़े बहुत आने चाहिए, ठीक है। तो अब हमें एरिया को एज ए वेक्टर पूरा ट्रीट करना है। तो मैग्नीट्यूड तो बहुत ही आसान है, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा, और डायरेक्शन के लिए हम राइट हैंड रूल लगा देंगे, ठीक है। अब राइट हैंड रूल में हम एक चीज़ और समझ गए कि जो भी डायरेक्शन होगी वो इसके प्लेन के कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। जैसे ये ए है ये बी है, तो ए क्रॉस बी करूँगा तो ऐसा आएगा, इस प्लेन पे परपेंडिकुलर आएगा। अच्छा बी क्रॉस से करेंगे अगर अपन तो बी क्रॉस ए किया अपन तो ये डायरेक्शन कैसी आएगी, ऐसे आएगी, है ना। ए क्रॉस बी में ऐसे, बी क्रॉस ए में ऐसे। मैग्नीट्यूड दोनों कंडीशन में क्या रहेगा, सेम रहेगा। बात समझ में आ रही है? हमें मुद्दे की बात ही समझनी है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो हम एरिया को ट्रीट करेंगे तो उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हमारे लिए रहेगी, ठीक है। अब डायरेक्शन प्लेन के कैसी आ रही है, परपेंडिकुलर। दो पॉसिबिलिटी है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है। बोलो भाई क्लियर है क्या? अगर ए क्रॉस भी करूँगा तो ऐसे जाएगा, बी क्रॉस से करूँगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। तो अब कोई भी फ्लैट एरिया अपने पास अगर अवेलेबल है, कोई भी प्लेनर एरिया है, ये एरिया, ठीक है, ये एल ये बी सपोज लेंथ और ब्रेड्थ, तो इसके वेक्टर की डायरेक्शन किधर जा रही है, इस पर परपेंडिकुलर इधर या इधर, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखना है मुझे, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं क्या लिख लूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इनटू डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, और डायरेक्शन कैसी होगी, प्लेन पे परपेंडिकुलर। दोनों पॉसिबिलिटी है, ऊपर भी और नीचे भी। क्या बात समझ में आ रही है थोड़ी बहुत? अब जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिख दिया आपके सामने, ये 3 मीटर और ये 2 मीटर। अब मैं आपको बोलूँगा इसको पूरा वेक्टर की फॉर्म में लिखो, ठीक है। तो आप सबसे पहले तो मैग्नीट्यूड ले लो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ 6 हो गया,
6 मीटर स्क्वायर। ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। डायरेक्शन क्या दोगे आप इसकी? अब डायरेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, क्योंकि 3 × 2 करूँ या 2 × 3 करूँ, एरिया तो सेम ही आने वाला है। कुछ बात समझ में आ रही है? सिर्फ डायरेक्शन में अंतर आएगा, ठीक है। तो अब अगर ये मान लो XY प्लेन में रखा हुआ है, ये एरिया ऐसे रखा हुआ है, XZ प्लेन में रखा हुआ है, XZ प्लेन में रखा हुआ है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर जा रहा है? Y में, +y या फिर, ठीक है। तो अगर XZ प्लेन में रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर इसका जाएगा Y में, और Y के लिए हम कौन सा यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करते हैं? J कैप। तो +J कैप भी हो सकता है और -J कैप भी हो सकता है। ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? थोड़ी बहुत कि नहीं आई? पक्का? अब मान लो ये अपने पास एरिया रखा हुआ है XZ प्लेन में, ऐसे, ये मान लो है 3, ये है 10। XZ प्लेन में एक एरिया रखा हुआ है। अब इसको वेक्टर की फॉर्म में लिखना है अपन को, एरिया वेक्टर पूरा। तो पहले मैग्नीट्यूड लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। बताओ मैग्नीट्यूड कितना आएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर दो, 30 मीटर स्क्वायर हो गया। ये तो मैग्नीट्यूड हो गया एरिया का। अब डायरेक्शन क्या दोगे बताओ? आई कैप प्लस या फिर माइनस है, क्योंकि इसका वेक्टर कैसा आएगा? इस पर परपेंडिकुलर आएगा। तो YZ प्लेन में रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर अलोंग x एक्सिस आएगा, +x भी हो सकती है और -x भी हो सकता है। तो हम या तो +i कैप ले लेंगे या -i कैप या फिर -i कैप। मैग्नीट्यूड तो यही रहने वाला है, ठीक है। तो ये कोई भी फ्लैट एरिया अपने पास अगर अवेलेबल है, प्लेनर एरिया अवेलेबल है, तो उसको वेक्टर की फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया इंटू n कैप, मतलब डायरेक्शन। और डायरेक्शन कैसी होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एरिया। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक चीज़ और समझो, जब XZ प्लेन में था तो एरिया वेक्टर y में आ रहा है, YZ प्लेन में तो एरिया वेक्टर x में आ रहा है। एक पॉसिबिलिटी और ले लेते हैं, S प्लेन में अगर XY प्लेन में तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर कैसा आएगा? ऐसा आएगा, +Z या -Z। ठीक है, अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। ओके, अब ये तो अपन ने बात करी 2 डायमेंशनल सरफेसेस के लिए। अब 3 डायमेंशनल सरफेसेस है, उसका एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन होएगा? 3D फिगर, जैसे मान लो आपके पास एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में कितने एरिया है टोटल? 6 फेसेस है ना। अच्छा, सभी फेसेस के लिए अगर अपन एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देना चाहें, जैसे इस टॉप फेस के लिए देना चाहें, तो ये कैसा आएगा इसके ऊपर? परपेंडिकुलर। ऐसा भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी है, ध्यान से सुनना। लेकिन अगर अपने पास 3D फिगर मौजूद है, ठीक है, तो उसके किसी भी फ्लैट सरफेस का एरिया वेक्टर अगर आपको देना है तो 2 ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है। कौन सा वाला देना है अपन को? आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर जाता हुआ नॉर्मल, ठीक है। अंदर आता हुआ नॉर्मल हमें कंसिडर नहीं करना। अच्छा, जैसे ये वाला फेस है, इसको इधर बना के देखो, इस फेस के लिए बात करें बेटा, तो 2 ऑप्शन है, 1 2। कौन सा लोगे? 1 वाला। नॉर्मल तो लेना है, लेकिन कौन सा लेना है? कब लेंगे? जब ये सरफेस किसका हिस्सा है? 3D फिगर का, है ना। ऐसे ही इस फेस का इधर आएगा, और ये सिंगल अगर ऐसे होता, सिर्फ एक फेस होता अपने पास, तो इसका एरिया वेक्टर हम इधर भी ले सकते थे और इधर भी ले सकते हैं। ध्यान से सुन तो रहे हो ना क्या कह रहा हूँ?
और अगर ये फिगर, ये जो सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस किसी 3D फिगर का पार्ट है, तो फिर हमें उसमें कौन सा डायरेक्शन कंसिडर करना है? हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल, है ना। इसका इधर आएगा, इस बॉटम फेस का कहाँ जाएगा? नीचे, ठीक है। ऐसे 6 डायरेक्शन हो जाएंगे अलग अलग। ये बात समझ में आ गई सबको? ओके। अब मान लो अपने पास एक और 3D फिगर लेते हैं अपन, सिलेंडर। सिलेंडर में आप देखो दो तो फ्लैट सरफेस होती है ना, साइड वाली, ये वाली, और एक क्या होती है? कर्व्ड सरफेस, है ना, इसी घूमी हुई जो सरफेस होती है। ये बोतल देना बेटा। तो ये सिलेंडर है अपने पास, ठीक है। तो एक तो ये सरफेस होती है इसकी फ्लैट, ये वाली भी कैसी होती है? फ्लैट, और ये वाली कैसी होती है? कर्व्ड, ठीक है। अब इस जगह का एरिया वेक्टर आपसे पूछूँ इस फ्लैट सरफेस का, तो आप कैसे क्या बनाओगे? इस पर नॉर्मल कहाँ कैसा जाता होगा? बाहर जाता होगा। तो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये वाली हो जाएगी। यहाँ की पूछूँ मैं तो बाहर जाती हुई ऐसी। अब रही बात किसकी? कर्व्ड की। अब कर्व्ड के अंदर क्या करना पड़ेगा अपन को? एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा, बहुत छोटा सा एरिया, है ना। उस छोटे से एरिया को क्या मान सकता हूँ मैं? एकदम फ्लैट, ठीक है। तो अगर मैं इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर, इनकी तो कहानी खत्म हो गई। इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा, इसका इधर आएगा। इस कर्व्ड सरफेस के ऊपर मुझे एक छोटा सा एरिया लेना पड़ेगा। क्या ये छोटा सा एरिया फ्लैट माना जा सकता है ना? तो अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये प्लेन एरिया हो गया छोटा सा। अभी अभी क्या सिखाया आपको मैंने? क्या बनाना है? नॉर्मल, वो भी कैसा? आउटवर्ड। यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, यहाँ पर ऐसा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्व्ड सरफेसेस के लिए एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम? सबसे पहले उसके ऊपर एक छोटा सा प्लेन एरिया लेंगे और उस प्लेन एरिया पे क्या बना देंगे? नॉर्मल। इसको अलग से अगर बना के बताऊँ तो ऐसा होगा, और फिर इस पे, ठीक है। अब मान लो स्फीयर है। अब स्फीयर तो पूरा ही कर्व्ड सरफेस है, फ्लैट सरफेस तो है ही नहीं इसके पास। अब मान लो यहाँ का डायरेक्शन पूछ रहा हूँ आपसे, तो क्या बनाना पड़ेगा? नॉर्मल। और हमें पता है नॉर्मल को एक्सटेंड करें तो कहाँ से पास हो जाएगा? सेंटर से। नॉर्मल का मतलब क्या होता है? अलोंग द रेडियस। तो यहाँ पे अगर मैंने लिया तो डायरेक्शन कैसी आएगी? ऐसी। यहाँ पे लिया तो इस तरीके से। तो आप देख सकते हो कि भाई स्फीयर के ऊपर तो अगर अपन जगह जगह चलें, छोटे छोटे एरिया कंसिडर करें, तो हर जगह का एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी? अलग आएगी। और डायरेक्शन कैसी होगी? नॉर्मल टू दैट सरफेस। जो छोटा सा सरफेस आपने लिया उसके कैसा रहेगा? नॉर्मल, और वो भी कैसा? बाहर जाता होगा, ठीक है। तो ये सब डायरेक्शंस होंगी अलग अलग किसकी? एरिया वेक्टर, ठीक है। तो फ्लैट सरफेस के लिए एरिया वेक्टर देना आ गया अपन को, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन। और 3D सरफेसेस के लिए भी आ गया। 3D सरफेसेस में अगर फ्लैट होगा तो इधर आ जाएगा, ये वाला होगा तो इधर आ जाएगा, कर्व्ड होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा, उसको फ्लैट मान सकते हैं, और फिर उस पर क्या बनाना पड़ेगा? एक नॉर्मल। चलो अभी पढ़ के देख लो एक बार।